बात करते हैं महाकुंभ की। प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। सुबह से ही श्रद्धालु संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक लाखों श्रद्धालु महाकुंभ में अमृत स्नान कर चुके। दावा किया जा रहा है कि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा भक्त आएंगे। तो महाकुंभ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही संगम में डुबकी लगा रहे हैं और बड़ी तैयारी भी की गई है श्रद्धालुओं के यहाँ पहुंचने के लिए, और साथ ही उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसकी भी तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए, आज की प्रातः की सुबह की ये तस्वीरें हैं जब लोग आज ये अमृत स्नान कर रहे हैं। आज पहला स्नान है और आज ही के दिन लाखों श्रद्धालु संगम क्षेत्र में मौजूद हैं, महाकुंभ मेला क्षेत्र में मौजूद हैं स्नान के लिए, पुण्य लाभ के लिए, और साथ ही उनके आने जाने रहने खाने पीने की तमाम सुविधाएं भी की गई हैं। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां पहुंच रहे हैं। आज की प्रतीक्षा थी पहले दिन प्रथम स्नान की, और आज से महाकुंभ में स्नान की शुरुआत हो गई है। तो राजस्थान में लो फ्लोर बस में ऐसा क्या हुआ कि कंडक्टर ने बुजुर्ग की पिटाई कर दी। 10 रुपए पैसा नहीं दूंगा, गलत लाए मेरे को, उतारे क्यों नहीं? हाथ नहीं लगा, देखो मैं मार दूंगा, मार दूंगा। प्यार से बोल रहा हूँ। पिटाई का ये वीडियो राजस्थान की राजधानी जयपुर में चलने वाली लो फ्लोर बस JCTSL का है, जिसमें कंडक्टर ने एक बुजुर्ग की लात घूंसों से पिटाई कर दी। वीडियो में जो बुजुर्ग देख रहा है उसका नाम RL मीणा है। रिटायर्ड IAS ऑफिसर RL मीणा असल में 75 साल की मीणा SMS अस्पताल से बस में बैठकर कानोता जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें नींद की झपकी आ गई। कानोता से जैसे ही बस रवाना हुई तो उनकी नींद खुल गई और उन्होंने बस रोकने के लिए कहा। इस पर कंडक्टर ने बस नहीं रुकवाई और मारपीट शुरू कर दी। और अब अगली तस्वीर और अगला वीडियो। अब वीडियो न्यूज राजस्थान के जयपुर से है, जहां बड़ा हादसा हो गया। ये तस्वीरें हैं जयपुर के भांकरोटा मोड़ की, जहां मुड़ते वक्त कोयले से भरा एक ट्राला देखते ही देखते पलट गया। हादसे की CCTV तस्वीरों को देखिए। इस मोड़ से कैसे एक के बाद एक ओवरलोड ट्राले गुजर रहे हैं। ट्रैफिक के बीच से देखिए कैसे खतरनाक तरीके से ट्राले यू टर्न ले रहे हैं, और इसी बीच एक ट्राला यू टर्न लेते हुए सड़क के बीचों बीच अचानक से पलट गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई वाहन ट्रक के आसपास नहीं था, वरना वो इसके नीचे दब जाता। साथ ही कोयले से भरे इस ट्राले में अगर आग लग जाती तो ये हादसा भीषण हादसे में तब्दील हो सकता था। दिन का समय था, ट्रैफिक लाइट चालू थी, इसलिए बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। अगली खबर प्रयागराज से। प्रयागराज में गंगा नदी में डूबी 8 साल की बच्ची को किसने बचाया, इस रिपोर्ट में। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। पकड़ो पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। चले चले, प्लीज प्लीज, भीड़ मत लगे, आगे चले, आगे 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 प्लीज आगे। रस्सी दो, रस्सी रस्सी फेंको। ये तस्वीर है प्रयागराज की, जहां गंगा नदी के पुल से अचानक 8 साल की बच्ची नदी में जा गिरी। बच्ची को बचाने के लिए उसकी मां और भाई दोनों नदी में कूद गए। आसपास परिवार की चीख पुकार सुनकर हड़कंप मच गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरिए मत, आराम से आ जाओ। चलिए, रास्ता क्लियर करो, रास्ता क्लियर करो। भैया भैया प्लीज प्लीज सर, प्लीज प्लीज आगे आगे सर, प्लीज प्लीज। यूपी के कानपुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष के नामांकन में आखिर क्यों हुआ हंगामा, रिपोर्ट देखिए। चुनावी माहौल के बीच कानपुर से बवाल की तस्वीरें सामने आई है, जहां उत्तर जिला अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने पर कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी का आरोप लगाने के साथ साथ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा ऐसा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव अधिकारी को जूते का बुके ही थमा दिया। तस्वीरों में देखिए कैसे पहले चुनाव अधिकारी को फूलों की माला पहनाई जा रही है, फिर पास में खड़ी महिलाएं उन्हें जूतों का गुलदस्ता ही थमा देती हैं। चुनाव अधिकारी संगम लाल गुप्ता
गुलदस्ता तो किसी तरह महिलाओं को वापस लौटाते हैं, लेकिन हंगामे को रोकने में नाकाम नजर आ रहे हैं। देखते ही देखते विरोध बढ़ने लगा। कोई अधिकारी संगम लाल को जबरदस्ती फूलों का हार पहनाने की कोशिश करता दिखा, तो कोई इधर से उधर गुलदस्ता फेंकता नजर आया। और अब आपको महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सिंघम स्टाइल की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं ठाणे में चल रहे ऑटो फेस्ट में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की, जिनका सिंघम स्टाइल सुर्खियों में छाया हुआ है। ठाणे में आयोजित 2025 ऑटो फेस्ट में शिंदे ने पहले बाइक चलाई। जैसे ही वो इस बाइक पर बैठे, मीडिया और लोगों का जमावड़ा नजर आने लगा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सिंघम स्टाइल में बाइक दौड़ानी शुरू की और ऑटो फेस्ट का आनंद लिया। उनके साथ इस बाइक पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक और गौतम सिंघानिया सवार थे। यही नहीं, इसके बाद सीएम शिंदे ऑटो की सीट पर भी बैठे। एकनाथ शिंदे का ये स्वैग देखकर हर कोई हैरान था। प्रदर्शनी में शिंदे ने ऑटो की सवारी का खूब आनंद लिया। इस प्रदर्शनी में 50 साल से ज्यादा पुरानी मोटरसाइकिल और कारें प्रदर्शित की गई। बहरहाल ऑटो फेस्ट में शिंदे का स्टाइल लोगों को खूब पसंद आया। और महाराष्ट्र में कहां आग ने मचाया कहर, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ऊंची ऊंची लपटें, आसमान में धुएं का गुबार, धू धू कर जलती आग की ये भयावह तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के पुणे में एक निजी फर्म की। खौलती आग की लपटों से ये फर्म ऐसी घिरी कि सब खाक हो गया। आग का तांडव ऐसा कि दमकल की कई गाड़ियां भी उसको काबू में नहीं कर सकी। खिड़कियों, दरवाजों को चीरते हुए आग की लपटें ऐसी बेकाबू हुई कि सब देखते ही देखते स्वाहा हो गया। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। दमकल कर्मियों की लगातार संख्या बढ़ाई गई है। गनीमत रही कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। और पहाड़ों में रास्ते बर्फ से पटे पड़े हैं और जिसकी वजह से उत्तराखंड के चमोली का नजारा बिल्कुल बदल गया है। कैसा है आज कल इसका नजारा, देखिए इस रिपोर्ट में। सफेद चादर में लिपटे ये पहाड़ उत्तराखंड के चमोली जिले के हैं, जहां आजकल बर्फ ने अपना डेरा डाला हुआ है। दूर दूर तक नजर दौड़ाओ तो चाहे फिर वो घर हो, गाड़ियां हो या फिर रास्ते, सब जगह आपको अगर कुछ नजर आएगा तो वो है बर्फ ही बर्फ। हालात ये है कि हर चीज सफेद रंग में रंग गई है। इसमें न सड़क का पता चल रहा है न रास्ते का। तापमान भी शून्य से नीचे का गोता लगा रहा है और इसकी जकड़न सैलानियों के चेहरे पर सीधी देखी भी जा सकती है। ठंड इस कदर प्रचंड है कि बर्फ की मोटी परत इसकी गवाही दे रही है। ये बात ठीक है कि हर साल हाड़ कपाने वाली सर्दी का ठिठुरन भरा ये दौर स्थानीय लोगों के लिए चुनौतियां लेकर आता है, लेकिन आसमान से गिरती रुई के फूहों से ये बर्फ सैलानियों के लिए सफेद बर्फ का कालीन भी बिछाती है। पाकिस्तान के सियालकोट में एकाएक कैसे होने लगी नोटों की बारिश, देखिए इस रिपोर्ट। पाकिस्तान में जहां आए दिन भूखमरी, कंगाली और तंगाली के वीडियो सामने आते हैं, वहां बारात में नोटों की बारिश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसा वीडियो जिसमें आसमान से पैसों की बारिश होती दिख रही है, जहां न ही मौला ने छप्पड़ फाड़ा है और न ही अपनी जेबें झाड़ी हैं। ये वीडियो पाकिस्तान के सियालकोट का है, जहां कुछ लोग छतों पर खड़े होकर दोनों हाथों से रुपए लुटा रहे हैं और नीचे खड़े लोगों में पैसे लूटने की होड़ मची हुई है। ये पैसा एक विदेशी पाकिस्तानी शादी में मेहमानों पर बरसाया जा रहा था, जिसमें 50 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए और विदेशी मुद्राएं लुटाई गई हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो में जो लोग पैसा लुटाते दिख रहे हैं वो दूल्हे के दोस्त और परिवार के लोग हैं। कल हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या विराट कोहली रणजी ट्रॉफी खेलेंगे? 30% यस, 70% नो। क्या बजट FY 25-26 में टैक्स स्लैब बदलेगा? 65% यस, 35% नो। क्या बीजेपी इस महीने नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगी? 20% यस, 80% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply. प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। सुबह से ही श्रद्धालु संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अभी तक लाखों श्रद्धालु महाकुंभ में अमृत स्नान कर चुके हैं। दावा इस बात का है कि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा भक्त आएंगे।
पौष पूर्णिमा पर आज पहला स्नान है। आज करीब 1 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। संगम पर हर घंटे में 2 लाख लोग स्नान करेंगे। आज से ही श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास भी शुरू करेंगे। तो महाकुंभ के पहले स्नान में डुबकी लगाने आए श्रद्धालुओं ने क्या कहा, यह आपको सुनाते हैं। जय श्री राम। बहुत ही अद्भुत नजारा है सर, बहुत ही अद्भुत नजारा है। ये स्वयं अपने आप में अमृत वर्षा हो रही है। अमृत वर्षा काल है 2025 महाकुंभ। जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम, हर गंगे। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, अद्भुत खुशी है। सारा क्रेडिट मेरे बेटे के जा रहा भैया। बहुत खुशी है मुझे, बहुत खुशी है। मैं तो जान नहीं पा रही कि मैं पहुंच के नहा स्नान कर पाऊंगी गंगा मैया में। बहुत खुशी है मेरे बेटे के। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। Very excited and I always like coming here. It's very nice. व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से सब कुछ किया गया है। आने जाने में किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जय हो सनातन धर्म की जय, जय सनातन धर्म की जय, जय हो सनातन धर्म की जय। तो कुंभ स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं का जोश आपने देखा। अब आपको 8 तस्वीरों के जरिए महाकुंभ के रंग भी हम दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से महाकुंभ में आज से स्नान की शुरुआत हुई। सुबह से ही लाखों भक्त संगम में डुबकी लगा रहे हैं। साधु संत और देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहां पर तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए आने जाने की सुविधाएं तैयार की गई हैं। संगम नगरी को पूरी तरह से सजाया गया है। खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है और साथ ही भगवान के भजन और जयकारों के साथ यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कुमार कुंदन के पास सीधे चलेंगे। प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। कुमार कुंदन, सबसे पहले तो चाहेंगे कि आज सुबह की तस्वीरें दिखाइए और लोगों में कैसा उत्साह है आज के दिन प्रथम स्नान को लेकर। देखिए रवि, इस वक्त मैं संगम तट पे मौजूद हूं और आपको अगर तस्वीरों में दिखाना चाहूं तो दूसरी तरफ आपको पूरी की पूरी यहां वो भीड़ नज़र आएगी जहां से लोग नाव लेकर और संगम के बीच में स्नान करने के लिए जाते हैं। और कई सारे लोग भी यहां पे, स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इतने ठंड वाले मौसम में भी लोगों का किस तरीके का उत्साह है? बहुत उत्साह है क्योंकि ये आज का संगम का महाकुंभ का ये पहला स्नान है हम लोग युवाओं में। और ये संगम हम लोग आया है, इस वजह से हम लोग आज यहाँ पे स्नान करने आए हुए हैं। लोग कहते हैं यहाँ स्नान करने से ये 12 साल बाद कुंभ लगा हुआ है। इस वजह से हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए और बड़ा ही उत्साह है हम लोगों के अंदर। सुबह 4 ही बजे से हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। 4 बजे। आप कहाँ से आए बड़े भाई? मैं ही लोकल का हूँ। अच्छा, तो आप लोग भी स्नान के लिए आए हुए हैं? हाँ, लग रही, लेकिन स्नान जरूर करेंगे। आप भी देख रहे हैं पूरा एकदम तैयार है अंदर जाने के लिए? प्रभु का कृपा है, माता रानी का, तो नहाना तो है। ठंड थोड़ी ना उतना असर कर रहा है अभी। तो डर लगेगी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग दोबारा जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बार स्नान करने जा रहे हैं? कल गए थे। आप लोग कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र। दोनों के लिए। अच्छा, तो किस तरीके का ठंड वंड है? स्नान वगैरह किया अभी? हाँ किया है, सुबह ही किया है। 4 सुबह ही कर लिया? अच्छा, आप लोग पहले कर लिया? हाँ, पहले 4 बजे कर लिया हम लोग। अच्छा, हाँ, फर्स्ट कम फर्स्ट। आप कहाँ से आए अम्मा? हम सिंगरौली जिला। अच्छा, स्नान हो गया? हाँ। अरे वाह, कोई दिक्कत वक्त नहीं है? नहीं। तो बिल्कुल कुमार कुंदन जो कि इस वक्त प्रयागराज से और महाकुंभ में कैसा उत्साह है, श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज पहला स्नान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार कुंदन इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ज़ीमो टनल का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे उद्घाटन। गांदरबल सोनमर्ग के बीच ये टनल बनी है और प्रधानमंत्री ने खुद पहले भी ये बताया था कि कैसे उन्हें बेसब्री के साथ इंतजार है इस टनल के उद्घाटन का। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ज़ीमो टनल है ये और इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। खास बात यह है कि गांदरबल और सोनमर्ग के बीच इसको बनाया गया है और इसके बनने से जो यहां पर अभी तक
आवाजाही काफी ज्यादा मुश्किल भरी होती थी, अब वो बहुत ज्यादा सुगम हो जाएगी। और श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2400 करोड़ रुपए की लागत से बनी जेड मोड सुरंग पूरे साल लद्दाख मार्ग से लद्दाख आवागमन की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस सुरंग को बनाने का काम मई 2015 में शुरू हुआ था और पिछले साल इसका निर्माण पूरा हुआ। इस सुरंग को लद्दाख में देश की रक्षा जरूरतों के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सुरंग लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से भी जोड़ती है। जेड मोड सुरक्षा 8650 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। यह टनल कश्मीर को न सिर्फ नई रफ्तार देगी बल्कि उसकी तकदीर बदलने वाली भी साबित होगी। और इस सुरंग का निर्माण जो जेड के आकार में किया गया है, अभी आपको बिग वॉल के जरिए दिखाते हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपके सामने। और क्योंकि इसका जेड आकार में, यही वजह है कि सुरंग का नाम भी जेड मोड टनल रखा गया। पूरी इंफॉर्मेशन, खासियत क्या है ये आप समझिए। इसकी तस्वीरें भी देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर इसका निर्माण किया। बदला क्या है? सोनमर्ग या फिर उससे आगे जाना अब बहुत ही सुगम, बहुत आसान हो जाएगा। एक और खासियत, गगनगीर सोनमर्ग के बीच इस सुरंग का निर्माण किया। बदला क्या है? बॉर्डर तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी, चाहे बर्फबारी हो, कैसा भी मौसम हो, आवाजाही आसान होगी। 2 लेन की टनल है, लंबाई है 6.5 किलोमीटर और देखिए 45 मिनट की जगह महज 15 मिनट में जो सफर है वो तय हो जाएगा। इसके अलावा एक और खासियत आप देखिए, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बाकायदा इसमें लगाया गया है। और इसके अलावा इमरजेंसी के लिए एस्केप पैसेज भी, यानी कि सुरक्षा का भी पूरा जो ख्याल है किसी भी विपरीत परिस्थिति में वो रखा गया है। इधर जेड मोड टनल से महराज अहमद की अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य कश्मीर, श्रीनगर, बांदरबल और बडगाम में, विशेषकर अगर हम कहें, गांदरबल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे भीषण बर्फबारी देखी जाती है। आप पहाड़ों को देख सकते हैं कि किस तरीके के पहाड़ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और निसंदेह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो बर्फ गिरती है वो जोजिला पे कई बार जो है 30 फुट से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। तो निसंदेह ये जो पहाड़ है सोनमर्ग के, यहाँ पे बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये रास्ते जो है कटे रहते हैं, जिसकी वजह से सोनमर्ग भी करीब 3 महीने के लिए प्रभावित रहता है। लेकिन जेड मोड टनल की वजह से, जो कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट्स का ही एक हिस्सा है, ये बनने की वजह से सोनमर्ग जहां पे देश के साथ पूरा समय के लिए जुड़ता रहेगा, वहीं पे यहाँ के लोग भी जो है वो इस कदम से काफी राहत महसूस करेंगे। आगे बढ़ते बांग्लादेश के विदेश सचिव के साथ मुलाकात पर भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने क्या कहा, सुनाते हैं। और इस बीच देखिए खबर, यूनिट सरकार भारत विरोधी एजेंडे पर कैसे काम कर रही है, ये हम आपको समझाएंगे। बांग्लादेश की सीमा को लेकर ढाका ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया, ये एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। विदेश सचिव के साथ 45 मिनट तक का मीटिंग हुई और बांग्लादेश की सीमा बाढ़ से बौखलाए यूनुस और ढाका ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया। बांग्लादेश के विदेश सचिव जशीमुद्दीन ने के साथ 45 मिनट तक बैठक चली। और बांग्लादेश के विदेश सचिव के साथ मुलाकात पर भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा का बयान आपको सुनाते हैं। टू डिस्कस इंडियाज कमिटमेंट टू इंश्योरिंग a crime-free border, effectively addressing the challenges of smuggling, movement of criminals and trafficking. We have an understanding with regard to fencing the border for security. Our 2 border guarding forces, BSF and BGB, have been in communication in this regard. We expect that understandings will be implemented and that there will be a cooperative approach to combating crime. तो मोहम्मद यूनुस सरकार भारत विरोधी एजेंडे पर आखिर कैसे काम करी है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। इंफॉर्मेशन फॉल का हम रुख करें। आप देखिए, राजदूत को तलब किया गया, भारत के राजदूत को। अगर बात करें पाकिस्तान की तो वीजा प्रक्रिया को और सरल किया गया।
यानी पाकिस्तान जिसने जख्म दिया उसके साथ कैसे बांग्लादेश आज खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा सीमा पर फेंसिंग का जो विरोध है वो किया जा रहा है भारत बांग्लादेश की सीमा पर। अगर पाकिस्तान के साथ बात करें बांग्लादेश की तो सरकारी मंजूर की अनिवार्यता जो है उसको हटा दिया गया है। भारत के साथ संबंधों की बात करें तो अवैध घुसपैठ पर इस वक्त मोहम्मद यूनुस सरकार चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ देखिए व्यापार निवेश बढ़ाने पर मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो जोर दे रही है, बल दे रही है। इसके अलावा भारत के साथ बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो जुल्म है वो कैसे और आप देखिए, और लगातार भारत इसको लेकर जो विरोध है वो दर्ज करा रहा है। पाकिस्तान को लेकर आप देखिए पाकिस्तान के जहाजों को जांच तक में छूट दे दी गई है। इस तरह से पाकिस्तान के बेहद करीब लेकिन भारत के विरुद्ध ही कदम उठाता हुआ बांग्लादेश नजर आ रहा है। और मोहम्मद यूनुस भारत विरोधी और हिंदू विरोधी कट्टरता दोनों को एक साथ हवा दे रहे हैं। बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ में बांग्लादेशी फोर्स की मिलीभगत रहती है। बांग्लादेश के जवान बॉर्डर के आसपास हो रही लूट में भी शामिल हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर रहने वाले किसान भी बांग्लादेश की तरफ से हो रही फसलों की लूट से आजिज आ चुके हैं। और चलिए बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली चुनाव के लिए आज आतिशी का नामांकन है। कालकाजी सीट से नामांकन करेंगे सीएम आतिशी। तो यह अहम खबर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जो एक बार फिर से कालकाजी से उम्मीदवार है और आज वो कालकाजी सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और दिल्ली चुनाव में सभी दल झुग्गी वासियों को लुभाने में लगे हैं। दिल्ली की करीब 2.5 लाख झुग्गियों में रहने वाली आबादी यहां के चुनाव की दिशा तय करने में अहम किरदार निभाती है। 11 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित किया और अगले दिन ही आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी झुग्गियों की बस्ती पहुंच गए। बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल के आरोपों पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने पलटवार किया है। इधर अरविंद केजरीवाल ने शकूर बस्ती की झुग्गी से क्या आरोप लगाए और आरोपों पर उपराज्यपाल वीरेंद्र सक्सेना ने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। अमित शाह जी, आप झुग्गी वालों के लिए कल बड़े बड़े वादे करके गए, हम मकान देंगे, हम मकान देंगे, मकान देंगे, ठीक है। पिछले 10 साल के अंदर आपने जितने झुग्गी वालों को बेघर किया है, जितने झुग्गी वालों को उजाड़ा है, वो सारे कोर्ट में है। सारे कोर्ट के केस अगले 24 घंटे में वापस ले लो। निचली अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली के जितने झुग्गी वालों के खिलाफ तुमने केस कर रखे हैं सारे केस वापस ले लो। कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल कर दो कि 10 साल में जितनी झुग्गियां हमने तोड़ी हैं उनको वापस लाके वहीं बसाएंगे जहां से झुग्गियां तोड़ के हमने हटाई थी। आज श्री अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। और आज से दिल्ली के चुनावी रण में उतरेंगे राहुल जी। राहुल गांधी की सीलमपुर में आज पहली रैली। तो आज से राहुल गांधी की एंट्री हो रही है दिल्ली के चुनाव प्रचार। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तुर्की एयरफोर्स की सीरिया में स्ट्राइक हुई है। एसडीएफ के ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई है तुर्की एयरफोर्स की तरफ से। स्ट्राइक में कई कुर्द ठिकाने तबाह हुए हैं। F-16 विमानों से कोबानी शहर में अटैक किया गया। तस्वीर आप देखिए। और एसडीएफ का तुर्की आर्मी पर पलटवार, ड्रोन के जरिए आर्मी की गाड़ी को उड़ाया। उत्तरी सीरिया में मनबिज शहर में अटैक और ACV-15 इन्फेंट्री फाइटिंग वाहन खाक हो गया इस हमले में। और वहीं ईरान के कोम शहर में बड़ा धमाका हुआ है। IRGC के केमिकल प्लांट में धमाका हुआ। इजरायली एजेंसी मोसाद पर हमले का शक है। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ईरान के कोम में धमाका, धमाके के बाद ये धुआं उठता हुआ आप देख पा रहे हैं। ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें आपके सामने। तो ईरान के कोम शहर में धमाके के लिए मोसाद पर शक जाहिर किया जा रहा है
और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की धमकी के बाद ईरान ने भी बहुत बड़ी तैयारी की। सीधा इंफॉर्मेशन वॉल का हम रुख कर रहे हैं। आप देखिए, पश्चिमी ईरान के पहाड़ों के नीचे है मिसाइल शहर, जो ईरान की तरफ से तैयार किया गया है। ईरान की बड़ी तैयारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नेतन्याहू की धमकी की बात क्या है? फैसिलिटी को डॉर्मेंट वॉल्केनो नाम दिया गया है। बाकायदा ईरान की तरफ से जो तैयारियां की गई है, ईरान ने 2 परमाणु प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। जो धमकी अमेरिका और इजराइल की तरफ से दी गई, खोरदाद 15 एयर डिफेंस सिस्टम की जो तैनाती है वो बाकायदा की गई है ईरान की तरफ से किसी भी हमले को रोकने के लिए। इसके अलावा फोर्डो और खोना परमाणु परिसर में भी जो तैनाती है वो एयर डिफेंस सिस्टम की गई है। इमाद, खद्र और कियाम मिसाइल की तैनाती भी ईरान कर चुका है अपने दुश्मनों के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की सर्दी जारी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री में लगातार बर्फबारी हो रही है। औली में नए साल की पहली जोरदार बर्फबारी हुई। बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया है। सड़कें, इमारतें और कारें बर्फ से ढक गई हैं। पर्यटकों के लिए ये मन मांगी मुराद जैसा नजारा है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। पुंछ और बारामूला से लगातार बर्फबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और मौसम के बदले मिजाज के बाद एक बार फिर से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। कल देर रात से बद्रीनाथ, सिखों के तीर्थ हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी बर्फबारी जारी है। घाटी में लगभग 1 फीट तक नई बर्फ जम गई है। परसारी के ऊपरी भाग औचा, लामरी में भी हल्की बर्फबारी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। ये देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे उत्तराखंड के चमोली की। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए कारोबारी के चेहरे खिल उठे हैं इस बर्फबारी के बाद। तो वहीं बर्फबारी के बाद किसानों को भी अच्छी फसल की उम्मीद जगी है।